हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम मैथ पेडागोजी का सेशन लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों हम सीटेट जो कि दोस्तों 2016 में प्रश्न पूछे गए थे सीटेट में, उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम पेडागोजी वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके बाद में हम मैथ वाले क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, जैसे कि आपके जो गणितीय क्वेश्चन होते हैं उनके लिए भी हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपका टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं और शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर सभी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कराई जाती है। तो प्यारे भाई बहनों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, कक्षा 4 के अधिकतम शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। तो फ्रेंड्स बताइए, और इसके ऑप्शन में बताता हूँ आपको। ऑप्शन ए है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। ऑप्शन बी है इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके। और लास्ट ऑप्शन डी है ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो फ्रेंड्स जैसा कि ऑप्शन आप ए देख रहे होंगे, उसमें क्या है कि एक आप पूर्ण संख्या ले लें और एक आप भिन्न संख्या ले लें। जैसे कि 3 ले लिया आपने पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या ले ली 1/3। तो दोस्तों ये 3 से यहाँ 3 कट जाएगा और संख्या कितनी आएगी निकल के, तो 1 आएगी। यानी कि आपने 3 नंबर लिया एक और 1/3 और संख्या कितनी आई, तो छोटी आई इन दोनों से। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या आई कि गुणा कम हो गई, बढ़ने की जगह गुणा कम हो गई। तो दोस्तों ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों केवल किताबी ज्ञान आप कहते नहीं कि किताबी ज्ञान उस तरीके का है। बच्चे को दोस्तों इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा और बच्चा अपने खुद उसके लिए स्पष्ट करके नहीं सीखेगा। और जबकि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या कहती है कि बच्चे को इस तरीके से सिखाना है जैसे कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज कर सके, यानी कि अपने दैनिक जीवन में उसके लिए देख सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रेड पेपर क्या होता है फ्रेंड्स, इस ग्रेड पेपर पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोस्तों एक क्या होता है, एक ग्रेड पेपर सा होता है जो एक आकृति होती है, उसमें दोस्तों इसके शो करके और संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑप्शन बी की अगर बात करें तो दोस्तों बार बार योग का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और दो दशमलव संख्याओं को, अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि दशमलव संख्याएँ बच्चे इतनी जल्दी नहीं सीखते हैं। पहले आप इस तरीके की भिन्न के बारे में बताइए और भिन्न के बाद में जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं फिर उन्हें बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ पर सब मैटर मिल जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है कि आप जो है अप्रमाणिक मापों का प्रयोग बाद में करिए और पहले प्रमाणिक मापों का प्रयोग करिए, ये कह रहे हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि आप प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करिए, यानी कि आप पहले अप्रमाणिक मापों को यूज करिए और फिर प्रमाणिक मापों को। और ऑप्शन सी है फ्रेंड्स कि केवल आप अप्रमाणिक मापों का उपयोग करिए। और ऑप्शन डी क्या है कि अप्रमाणिक मापों का प्रयोग मत करिए, यानी नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है, वही बात कि कहीं ना कहीं हम दैनिक जीवन से जोड़ें, यानी कि यदि हम बच्चे को पहले क्या है कि प्रमाणिक मापों के बारे में बताएंगे तो वो एग्जैक्ट समझ ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या है कि उसकी एक जो उसका जीवन है उससे जोड़ के हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के बताएं। जैसे कि फ्रेंड्स हमें एक कमरे की लंबाई नपवानी, तो हम बच्चे से क्या कहें कि आप यहाँ से लेकर, ये मान लो कमरे की एक दीवार, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइए और चल के जाइए और बताइए कि आप कितने कदम रखने पर यहाँ से वहाँ पर पहुँच गए। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, ये बच्चे ने अपने जो है अनुभव किया इसका कि क्या है माप क्या है पहले तो। और फ्रेंड्स बच्चे ने बताया कि कितनी भी डगे उसने जो गिनी पैग अपने पद, कितने पद में वो वहाँ तक पहुँच गया। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये हो गया अप्रमाणिक माप। अब फ्रेंड्स क्या है कि बच्चे को अब समझ में आ जाएगा कि क्या, यानी कि माप क्या है। फिर उसके लिए आप प्रमाणिक मापों, जैसे कि अब आप बिल्कुल एग्जैक्ट नपाइए कि उसकी जो है कमरे की लंबाई वो कितने मीटर है, तो बच्चा जो है फ्रेंड्स अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 33 32 हमने कर लिया, 33 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 33 क्या है कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स कि क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यक्रम, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची।
ऑप्शन सी है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। ऑप्शन डी है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आपके लिए अगर सीटेट में पेडागोजी में महारत हासिल करनी है तो आप क्या है कॉमन सेंस के लिए यूज करिए। और फ्रेंड्स आप जैसे कि यहाँ पर क्या है कि सकारात्मक क्वेश्चन पूछा गया, आंसर क्या देना है हमारे लिए सकारात्मक। अब आपके लिए इसमें क्या है क्वेश्चन में एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है, उसी से दोस्तों ये ऑप्शन कट जाएगा और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है देखते हैं कि इसमें फ्रेंड्स देखिए कि जांच सूची आप बनाएंगे तो जो है ये केवल एक पेपर वर्क है, इससे बात दोस्तों इसमें नहीं बनी, तो ये ऑप्शन दोस्तों कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसमें भी जांच सूची है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या है ये ड्रिल कार्यपत्रक है, ड्रिल कार्यपत्रक यानी कोई पत्रक बनाने की बात यहाँ पर चल रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कौन सा बचा, डी बचा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रीय भ्रमण करवाइए बच्चे को, सर्वेक्षण करवाइए और परियोजना बनाइए कि उसके लिए काम कोई भी कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। क्या कह रहा है 34, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन ए है टेलर का गिनतारा, आगे है कि भिन्न का किट, आगे है संख्या चार्ट, और फिर ऑप्शन बी में क्या है संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड। ऑप्शन सी में क्या है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। ऑप्शन डी में क्या है कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। बताइए फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए आप नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये संख्या चार्ट दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये संख्या चार्ट क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इससे जो है हमारी बात बनने वाली नहीं है, इसमें भी ये संख्या चार्ट है, क्योंकि संख्याओं के, अब दोस्तों एक बात बताइए आप, संख्याओं के चार्ट से तो जो बच्चा बिल्कुल दृष्टि इसकी सही है वो सीख सकता है। जैसे कि ये कोई चार्ट है और इसमें संख्याएं जो लिखी हुई हैं ये तो वो आसानी समझ जाएगा जिसकी कोई भी दृष्टि में कोई बाध्यता नहीं है तो। लेकिन फ्रेंड्स क्या है जो दृष्टि बाधित है वो दोस्तों कैसे सीख जाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए कोई स्पर्श करने के लिए, है ना। अब जैसे कि इसमें टेलर का गिनतार ये स्पर्श कर सकता है वो, ठीक है, जियो बोर्ड वगैरह स्पर्श कर सकता है, कंप्यूटर स्पर्श कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। क्या है संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं। ऑप्शन ए वर्गीकरण प्रतिवर्तिता आनुपातिक विवेचन। ऑप्शन बी है पंक्तिबद्धता प्रतिवर्तिता अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन सी है पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन डी है पंक्तिबद्धता वर्गीकरण और प्रतिवर्तिता। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब फ्रेंड्स आप इसमें भी क्या देख रहे हैं, देखिए 9 साल का बच्चा, 8 से 9 साल का बच्चा, और संख्याओं की बात चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, संख्याओं की बात चल रही है। अब फ्रेंड्स केवल यानी कि ये बच्चा कौन सी क्लास में होगा, तो 3 में होगा दोस्तों, या ये 2 में होगा। ठीक है, अब ये बच्चों यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स देखिए कि ये अनुपातिक विवेचन है, यानी कि संख्याओं का अनुपात में बताइए कि 2:3 इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये अनुपातिक बच्चा कैसे समझ जाएगा अनुपात की, अनुपात क्या है। फ्रेंड्स ये अनुपात यहाँ पर जो है नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड आपने छांटा, ये ऑप्शन तीनों ऑप्शन में है और ये तीनों ऑप्शन ही फ्रेंड्स गलत हो जाएंगे और ऑप्शन कौन सा बचेगा, डी, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न, क्या है कि कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शॉर्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या फिर किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर, काफ़ी लंबा प्रश्न है। ऑप्शन ए क्या है देखते हैं, अमूर्त और असंगत क्रम का सिद्धांत, अमूर्त और असंगत क्रम का सिद्धांत। ऑप्शन बी है स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। ऑप्शन सी है एकाकी सिद्धांत संगतता सिद्धांत और ऑप्शन डी है अमूर्तन सिद्धांत। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए अब आप कक्षा 1 का बच्चा है, ठीक है, कक्षा 1 का ये है बच्चा। अब अमूर्तन, दोस्तों अमूर्तन क्या है कि उसके लिए ऐसे कैसे हम किताबी ज्ञान समझाएं और प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि कोई वस्तु अमूर्त तरीके से यानी कि वस्तु वगैरह नहीं दिखानी, उसके लिए केवल कल्पना करवानी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब क्या है फ्रेंड्स उसने ये बताई कि 2 पेन हैं, 5 रबड़ हैं और 3 शॉर्पनर हैं। इसमें क्या है फ्रेंड्स उसने क्रम से लगाया, यानी कि उसके लिए अमूर्तन में दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, अमूर्तन चिंतन जो है करने में दिक्कत है। ठीक है, और असंगत क्रम का, यानी कि यदि वो ऐसे ही बताता कि इतने इतने, जैसे आपने जो है एक बिंडल टाइप में दे दी ये सभी चीज़ें पेन वगैरह,
अब वो बताता कि ऐसे ही गिन के बता देता, लेकिन उसे क्या है क्रम से लगाना पड़ेगा, तब वो बता सकता है, क्योंकि उसकी अमूर्तन जो है क्षमता वो काफ़ी अभी विकसित नहीं हुई, क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, केवल अमूर्तन नहीं होगा, एक ही तो हो ही नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, और अमूर्तन ये स्थिर क्रम जो है नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं 37। क्या है 37? कक्षा दो की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थी को संकल्पना को कैसे समझाएंगे? आप विद्यार्थी को संकल्पना को कैसे समझाएंगे? फ्रेंड्स बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है, आपने कहा कि बच्चे के लिए 3 दहाई और 4 इकाई लिखने को आपने जो है बच्चे को बोला। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। ऑप्शन बी है स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। ऑप्शन सी क्या है, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और लिखने के लिए कहेंगी। ऑप्शन डी है उन्हें बताएंगी कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, अब आप इसमें जो पहले ऑप्शन काटिए, तो ऑप्शन आप कैसे काटोगे? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए, अब इसमें क्या है, इस वाले ऑप्शन के लिए देखिए आप कि गलत उत्तर है, बता दिया आपने सही है, फिर उन्हें सही उत्तर भी बता दिया। अब क्या है कि 5 बार लिखने की, यानी कि आप क्या है उस बच्चे को रट्टू तोता बना रहे हैं, समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्या है कि स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे, यानी कि ये बहुत सारे प्रश्न से थोड़ी समझ, जब एक उसकी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है बच्चे की, तो बहुत सारे प्रश्न क्या होंगे, एक ही प्रश्न या बहुत सारे प्रश्न, एक ही बात है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से निगेटिव हो गया, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात सही है। अब फ्रेंड्स क्या है इसमें कि स्तंभों में लिखना सिखाओ, यानी कि ये एक प्रकार से वही कि कॉपी बना लो और समझ लो, यानी रट्टा एक बार में आप लगा लो कि इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये आपने स्तंभ बना दिया और समझा दिया बच्चे को। सही है फ्रेंड्स, लेकिन क्या है बच्चे फ्रेंड्स ये जो है बच्चा समझ ही नहीं पाएगा सही करके, जब तक उसके वो खुद करके नहीं देखा काम को, तब तक वो कैसे समझ जाएगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन सी में फ्रेंड्स, अब ये भी गलत हो गया ऑप्शन ही। अब सी पे देखते हैं क्या है, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, गिनतारा क्या है, बच्चा हाथ से अपने चलाएगा, देखेगा तो उसे समझ में भी आएगा, फिर लिखने के लिए कहेंगे, यानी बच्चा फिर समझ जाएगा, फिर वो लिख भी लेगा आसानी से। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। क्या है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गणित बढ़ाएगा बिल्कुल स्थानिक चिंतन को, प्रतिचित्रण को। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं ऑप्शन बी में, प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या है ऑप्शन सी, क्या प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। अरे फ्रेंड्स आप बताइए, अब आपको जैसे त्रिभुज पढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए क्या है कि त्रिभुज पढ़ाना है। ठीक है, अब त्रिभुज जब बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि क्या होता है, तो वो कैसे समझ जाएगा कि त्रिभुज बताना है फ्रेंड्स आपके लिए। अब फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि आपको त्रिभुज समझाना है, ठीक है, त्रिभुज बताना है कि त्रिभुज क्या है, तो फ्रेंड्स आप जब तक त्रिभुज जो है बनाएंगे नहीं, प्रतिचित्रण नहीं करेंगे उसका, तब तक बच्चा कैसे समझ जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि ये हिस्सा भाग क्यों नहीं, ये तो भाग है प्रतिचित्रण। ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, यानी और जो गलत है वही फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं उसने जो है पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 39। क्या है 39, आकृतियों के निम्नलिखित पहेलियों में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है प्रतिरूप, पैटर्न, कोण, सममिति और चौपड़। फ्रेंड्स बताइए कहाँ पर देखना है, प्राथमिक स्तर पर। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर हम कोण के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ये दोस्तों एक फैक्ट है, आप याद कर लीजिए, हो सकता है आ जाए प्रश्न पेपर में। तो फ्रेंड्स आज हमने कौन से प्रश्न देखे हैं, ये देखे हैं हमने जो 2016 सीटेट पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और बाकी ये दोस्तों जो क्वेश्चन हैं जो 2016 में आए थे वो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। आज केवल हम 10 क्वेश्चन करने वाले थे। जो आखिरी प्रश्न है उसे देख लेते हैं। क्या है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं? ऑप्शन ए गणित के प्रति सकारात्मक आवृत्ति को विकसित करने में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहेलियाँ बिल्कुल सकारात्मक आवृत्ति विकसित हो जाएगी बच्चों की। ऑप्शन बी क्या है, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। ऑप्शन सी क्या है, गणित को आनंददायक बनाने में। ऑप्शन डी क्या है, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। अब दोस्तों क्या है, ये 4 कथन है, अब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए में है ABC, ऑप्शन बी में है ABCD और D, ऑप्शन सी में है AB,
और ऑप्शन डी में है ए और डी। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर देखिए, आनंददायक बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। गणितीय खेल और पहली आनंददायक बनाएंगे गणित के लिए, ठीक है। प्रतिदिन संबंध स्थापित करेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स क्या है कि गणित के लिए आप खेल खेल में समझा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, बच्चे प्रतिदिन उसके लिए करेंगे, उसमें आनंद भी महसूस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। और समस्या समाधान का कौशल तो प्रोत्साहित हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चा खेल खेल में सीख भी जाएगा और उसके कोई बोझ भी नहीं होगा उस पर। तो यानी कि क्या है, यहाँ पर सभी ये सही हैं और ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर काफ़ी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यदि आप किसी भी शिक्षक पद्धति की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो की लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।